हेलो दोस्तों, मैं अल्लाह दी अजय ग्रेडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस मतलब केमिस्ट्री के अंतर्गत पाठ 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो इस वीडियो में हम पूरा पाठ 1 ख़त्म करा देंगे। तो आइए पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। देखिए, ये एक ही वीडियो में पूरा लेसन में ख़त्म करा दूंगा, तो सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। एक ही वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। तो आइए रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो आइए समझते हैं। देखिए, जैसे कोई भी हो गया, जैसे H2+O2, इसे बनेगा H2O जल। देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो आइए आगे और हम कुछ समझते हैं। क्योंकि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है तो यहाँ जल बना है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया, दैनिक जीवन में रासायनिक अपक्रिया। होने वाली रासायनिक अपक्रिया। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी रासायनिक अपक्रिया होती है, जैसे श्वसन हुआ, उसके बाद भोजन का पाचन हुआ। ये सब जो है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रिया हैं। जैसे पहला भोजन का पाचन, ये रासायनिक अपक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में होता है, पहला। दूसरा श्वसन, तीसरा लोहे पर जंग लगना, यह हमारे आम जीवन में यूज होता है। चौथा दही का बनना। तो देखिए, ये दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रिया हैं। और इसके पहले मैंने रासायनिक अपक्रिया का परिभाषा बताया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। और दैनिक जीवन में होने वाली अपक्रिया जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, ये सब दैनिक जीवन में होने वाली अपक्रिया हैं। तो आइए अब हम रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिकारक क्या होता है। देखिए, अभिकारक, अभिकारक क्या होता है। देखिए, ऐसा पदार्थ जो किसी अपक्रिया में भाग लेता है, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। यह ये जान लीजिए, जिससे जो बनता है, जिससे लगाने पर जो आंसर आता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इसे देखिए, ऐसा पदार्थ
जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। और उत्पाद ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। देखिए उदाहरण देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन H2 प्लस O2 ऑक्सीजन, इससे बनता है H2O। देखिए हम कहे हैं जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकारक कहलाता है। भाग ये ले रहा है, ये दोनों भाग ले रहा है और ये बन रहा है। तो मैंने कहा कि जिससे बनता है, किससे बन रहा है, ये इससे ये बन रहा है ना, तो जिससे बनता है वह अभिकारक और जो बनता है वह उत्पाद। मतलब जिससे लगाने पर जो आंसर आता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे पहले पद को अभिकारक कहते हैं और दूसरे पद को जो बनता है, जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो अच्छे से आप समझे होंगे कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। देखिए ऐसे अगर दे दिया जाए तो आप H2O H2 प्लस O2। अब इसमें बताइए अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। देखिए अभिकारक यही रहेगा क्योंकि इससे ये बन रहा है, इससे ये टूट रहा है, मतलब इसी से बन रहा है ना। तो जिससे लगाने पर जो आंसर होता है वह अभिकारक होता है और जो बन रहा है वह उत्पाद। मतलब ऐसा पद जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है और जो रासायनिक प्रक्रिया में बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो हम आशा करते हैं आप समझे होंगे। तो आगे हम इसके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं, तो नोट कर लीजिए। ये लेसन सबसे सरल लेसन है, बहुत ही सरल लेसन है कक्षा 10 का। ये केमिस्ट्री का पहला लेसन। और पानी वानी पी लीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, अभिकारक उत्पाद हो गया और अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। TYPE टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। यह है संयोजन अभिक्रिया। देखिए नाम है और इसका एक नाम है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक संयोजन अभिक्रिया या बोल सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए ये पहला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया। देखिए देखने में लग रहा है योग हो रहा है, योगात्मक मतलब योग होता है। तो देखिए यहाँ A + B
इक्वल टू सी, दिस इज ए संयोजन अभिक्रिया। देखिए ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ये पहला अभिकारक है, इसके पहले वाले में मैंने बताया कि ये जो भाग लेता है इसे अभिकारक कहते हैं और जो बनेगा इसे उत्पाद कहते हैं। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसका सबसे सरल उदाहरण, मान लीजिए घर है, घर बनाना है तो उसमें ईंट लगेगा, ईंट संयोजन अभिक्रिया, ईंट प्लस बालू प्लस ETC, इससे क्या बनेगा, घर। देखिए ईंट प्लस बालू प्लस ETC मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद, ये एक ही उत्पाद है, इसे एक नया उत्पाद कहते हैं, एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ईंट बालू ETC जब मिलेगा तो घर बनेगा, तो उसी को घर को उत्पाद कहेंगे, जो बनता है उसे उत्पाद कहेंगे। जिससे बनता है, किससे बनता है, ईंट बालू धूल, यह सब अभिकारक है, मतलब जिससे बनता है वो अभिकारक, ईंट है बालू है, यह सब मिलाने पर बनता है ना, तो ये हो गया अभिकारक, और जो बन रहा है घर वह हो गया उत्पाद। तो मतलब इतना जब जोड़ेंगे, मतलब ईंट बालू धूल मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक को जोड़ने पर जो एक उत्पाद का निर्माण होता है वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। देखिए वही ले लीजिए H2 प्लस O2, एग्जाम्पल H2O। देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल। देखिए यह है उत्पाद, वो अभिकारक, इससे बन रहा है जल, तो जल हो गया उत्पाद। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है तो बन रहा है जल, तो जो बन रहा है वह हो गया उत्पाद, और जिससे बन रहा है वह हो गया अभिकारक। तो दो या दो से अधिक अभिक्रिया जब अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए हम दूसरा इसका विलोम है जो विलोपन अभिक्रिया उसे पढ़ते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो आइए देखिए वियोजन अभिक्रिया इसी का अपोजिट, इसी का विलोम है, तो इसे पढ़ते हैं, आसानी से आप समझ जाएंगे। वियोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे मैंने बताया संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन इसी का विलोम, जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे छोड़ दीजिए, मतलब एक पदार्थ एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट जाता है। इसमें देखिए मान लीजिए घर, सबसे सरल उदाहरण घर है, इससे बन रहा, भले ये बन गया उससे नहीं मतलब है। अब घर जब हम तोड़ेंगे तो ईंट प्लस बालू प्लस ETC, तो घर से यह हो रहा है, टूट रहा है। जब मतलब जब घर को तोड़ेंगे, इसे तोड़ने वाला अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। उसी का विलोम और संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक को एक नए उत्पाद में बनाना संयोजन अभिक्रिया कहलाता था। और वियोजन एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक को दो या दो से अधिक अभिकारक में तोड़ा जाता है या टूटना है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये इसका उदाहरण लेते हैं। देखिए इसमें मान लीजिए ए है,
या B+C में टूट रहा है, इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। या इसे वैसे जल वाले ले सकते हैं कि H2O को तोड़ दें तो H2 + O2 बन जाएगा। ये हो गया वियोजन अपक्रिया। यहाँ 2 से कर दीजिए, संतुलित हो जाएगा। तो वियोजन अपक्रिया बहुत ही आसान है, जैसा संयोजन वैसा वियोजन। तो आप समझे होंगे कि संयोजन अपक्रिया एक 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अपक्रिया संयोजन अपक्रिया कहलाती है। और एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो यह अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अब वियोजन अपक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे हम। वियोजन अपक्रिया का पहला प्रकार है ऊष्मीय अपक्रिया। ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिकारक का जब किसी अभिकारक का ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देखिए, ये मान लीजिए एक अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट। अभिकारक जो होता है वह हमेशा बाएं साइड लिखा जाता है। अभिकारक हमेशा बाएं साइड और उत्पाद हमेशा दाएं साइड लिखा जाता है। ये जान लीजिए। अभिकारक को एक पहचानने का सबसे आसान तरीका कि अभिकारक हमेशा बाएं साइड लिखा जाता है, उत्पाद हमेशा दाएं साइड लिखा जाता है। तो एक अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट, यह ठोस है, सॉलिड। इसे जब ऊष्मीय वियोजन करेंगे ऊष्मा द्वारा तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा। यह ठोस है। यह बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना है। यह कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मीय वियोजन करेंगे तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन हो जाएगा। यह है ऊष्मीय वियोजन पहला। और दूसरा है वैद्युत वियोजन। देखिए, ये है वैद्युत वियोजन। जब वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है तो उसे वैद्युत वियोजन कहते हैं। देखिए, वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण वियोजन को वैद्युत, जैसे हाइड्रोजन मतलब ऑक्साइड मतलब जल है, इसका जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, वैद्युत धारा, तो यह हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाएगा। मतलब जल में जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाएगा और अपक्रिया संतुलित है। देख लीजिए, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो वियोजन होता है उसमें वैद्युत वियोजन कहते हैं। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। तीसरा हमारा है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन करता है। मतलब प्रकाश किससे आता है? सूर्य से। तो सूर्य के प्रकाश से होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। देखिए, मान लीजिए ये सिल्वर क्लोराइड का मैंने ठोस लिया है। इसमें सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जब पड़ता है तो यह 2 सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाएगी। ठोस है। यह है प्रकाशीय वियोजन। मान लीजिए कोई अभिकारक है, इसमें प्रकाशीय ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ने पर यह 2 चीज़ में टूट जाता है, इसे प्रकाशीय वियोजन करते हैं। यह सिल्वर और क्लोराइड में टूट रहा है तो इसे प्रकाशीय वियोजन करते हैं। तो आशा करते हैं ये वियोजन अपक्रिया के प्रकार को आपने समझा होगा। तो तीसरा हम रासायनिक अपक्रिया में तीसरा है विस्थापन अपक्रिया, उसे पढ़ते हैं। ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो तीसरा है हमारा विस्थापन अपक्रिया। देखिए, विस्थापन अपक्रिया, यह अपक्रिया समझने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ना होगा।
सक्रियता श्रेणी मतलब अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। मतलब कोई यदि अधिक जांगर वाले इंसान है तो वह कम जांगर वाले इंसान को ढकेल देगा, तो वही है विस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में कम क्रियाशील तत्व या अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब अधिक क्रियाशील तत्व जो है वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या विस्थापित कर देता है और वहाँ स्वयं आ जाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे एक ले लीजिए आयरन, ये सॉलिड है, और कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए, एक्वस विलयन, एक्वस। जब इस देखिए बता रहा हूँ मैं, FeSO4 एक्वस, हाँ कॉपर निकल जाएगा, सॉलिड। देखिए ये ऐसे नहीं समझेंगे आप, इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ना होगा। सक्रियता श्रेणी में जो है आयरन जो है वह कॉपर से ऊपर है। देखिए मान लीजिए मैं आपको बहुत ही आसान से तरीक़ों में समझा रहा हूँ। देखिए अब मान लीजिए ये कॉपर जो है, कॉपर ये है लड़का और सल्फेट है लड़की, ये दोनों शादी करे हैं। अब देखिए आयरन चाहता था इससे शादी करने के लिए, आयरन अधिक शक्तिशाली है और ये जो है कॉपर ये कम शक्तिशाली है। आयरन चाहता था सल्फेट से शादी करना लेकिन यह कर नहीं पाया, उसके पहले कॉपर ने शादी कर लिया और कॉपर कम शक्तिशाली है, आयरन अधिक शक्तिशाली है, तो जो आयरन है यह कॉपर को मार देगा और वह अपना स्वयं आ जाएगा। तो देखिए ये जो है अधिक शक्तिशाली है, ये इस कॉपर को हटा देगा और इससे शादी कर लेगा। यहाँ ये आ गया दोनों और इसको अलग कर दिया मारकर। यह है विस्थापन अपक्रिया। मैंने बहुत ही आसान तरीक़ों में समझाया आपको। मान लीजिए ये आयरन अधिक शक्तिशाली लड़का है और कॉपर कम शक्तिशाली लड़का है और सल्फेट लड़की है, तो सल्फेट जो है जो कॉपर है वो कम शक्तिशाली है, तो आयरन कॉपर को मार देगा और सल्फेट से शादी कर लेगा और कॉपर को हटा देगा। यह है विस्थापन क्रिया। बहुत ही आसान, आपको समझ में आया होगा। इससे यह अधिक शब्दों में यदि हम अच्छे से समझें तो अधिक शक्तिशाली तत्व कम शक्तिशाली तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यह विस्थापन क्रिया है। यह जब आप सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो विस्थापन क्रिया हो गया। इसके बाद दो विस्थापन क्रिया है, अपचयन उपचयन है, रेडॉक्स है और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी संचारण और विकृत गंधिता। तो चौथा है द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए जो दो विस्थापन अपक्रिया होता है इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। दो विस्थापन अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए इस अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे सोडियम सल्फेट एक्वस प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस। अब देखिए दो विस्थापन अपक्रिया यही है कि अब यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए इसमें सोडियम के साथ क्लोरीन आ जाएगा और बेरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा, यानी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड मतलब नमक और बेरियम सल्फेट। देखिए इसे संतुलित कर लीजिए। देखिए इसमें 2N Na जो है सोडियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इसमें एक है तो आगे 2 से गुणा कर लेंगे और क्लोरीन 2 है और जो बेरियम है वो 1 है और सल्फेट 1 है, यह संतुलित है। तो यह दो विस्थापन क्रिया है, मतलब जिसमें आयनों के यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यह दो विस्थापन क्रिया है। और अगला है अपचयन और उपचयन। उपचयन
देखिए उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए उपचयन अभिक्रिया कहलाती है जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होगी उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए अपचयन इसका विलोम, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होगी उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए CuO + H2 है, इसका उष्मीय वियोजन जब हम कराएंगे तो Cu+ का H2O। अब देखिए उष्मा, अब देखिए अपचयन कहाँ होता है, जहाँ ऑक्सीजन में वृद्धि होती है उपचयन होता है वहाँ। ये कॉपर से यह देखिए और यह देखिए, देखिए इसमें कॉपर ऑक्साइड से कॉपर आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन में कमी आ रही है, तो यह क्या हो गई अपचयन अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन में कमी हुआ अपचयन अभिक्रिया, मतलब रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन में कमी, और यहाँ ऑक्सीजन में वृद्धि, यहाँ उपचयन ऑक्सीडेशन, यहाँ उपचयन हो रहा है। तो यह अपचयन उपचयन और रेडॉक्स किसे कहते हैं, यह है पूरा रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यही जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अपचयन एवं उपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ अपचयन, यह एक अभिक्रिया है, इसमें अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और अलग अलग अगर ले लीजिए C+O2 से CO2 बन रहा है तो यह क्या हो गया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो आगे हम पढ़ते हैं। आप अच्छे से समझ रहे होंगे, यह 1 शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं सब पूरा एक लेसन ख़त्म कर दूंगा। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, देखिए जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाती है, मतलब उस पर जंग लग जाता है। जैसे लोहे, देखिए उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, यह सब संक्षारण है। लोहे पर जंग लगना, जब लोहे को वैसे कहीं खुले में आर्द्रता, वायु, पानी के संपर्क में लाया जाता है तो उस पर जंग लगने जाता है, यही संक्षारण होता है, ये संक्षारित हो जाता है। उपाय देखिए, उपाय लोहे पर पेंट लगाना, संक्षारण से बचाने के लिए पेंट लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, ETC, पेंट, ग्रीस, ETC से संक्षारण पर बताया जा सकता है।
तो इसके अगला है विकृत गंधिता क्या होता है। अगला टॉपिक विकृत गंधिता। विकृत गंधिता देखिए, विकृत गंधिता होता है जब वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु में या कुछ समय तक ही वायु के संपर्क में लाया जाता है तो उसका स्वाद, रंग, गंध बदल जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे चिप्स होता है, चिप्स उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, तो चिप्स को जब हम खोल देंगे और वैसे रख देंगे 1-2 घंटा तो देखेंगे वह मुलायम हो जाएगा। यही होता है विकृत गंधिता। जब किसी तेलीय खाद्य पदार्थ, वसायुक्त तेलीय खाद्य पदार्थ को वायु के संपर्क में लाया जाता है तो उसका स्वाद भी बदल जाता है, गंध भी बदल जाता है, मुलायम भी हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो आशा करते हैं विकृत गंधिता अच्छे से समझे होंगे। मतलब तेलीय खाद्य पदार्थ को, उसका पन्नी में नाइट्रोजन भरा होता है, उसे जब खोल कर रख देते हैं तो वह आधे 1 घंटे बाद उसका स्वाद भी बदल जाता है, मुलायम भी हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो 2 क्रिया और हैं, इसे पढ़कर ख़त्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक क्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। देखिए जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे मान लीजिए यह मीथेन है, मीथेन गैस और ऑक्सीजन के साथ जब यह क्रिया करेगा तो CO2 गैस प्लस का H2O गैस, जल और गैस और प्लस का ऊष्मा। देखिए यही है। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, देखिए ये उत्पाद है, उत्पाद इतना है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। देखिए जिस अभिक्रिया में, देखिए जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें जिस अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप पूरा वीडियो समझे होंगे। इस वीडियो में मैंने पूरा पाठ 1 केमिस्ट्री का क्लास 10th का ख़त्म कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज इसका करा दूँगा और समीकरण को संतुलित कराना भी सिखाऊंगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बहुत ही शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।